जदीद अदब की सरहदें जिल्द अव्वल मजमून नंबर 36 जिसका उन्वान है कपास का एक फूल जिसमें आग रोशन है। समात फरमाइए। फातिमा हसन का पहला शेरी मजमुआ बहते हुए फूल था। अब दूसरा शेरी मजमुआ भी आ गया है। मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपसे फातिमा हसन की शायरी पर गुफ्तगू करूं तो शायद आप बुरा ना माने। ये मौका मुझे एक तो उर्दू शायरी से लगाव के बाइस मिला है और कुछ फातिमा हसन से एहसास रफ़ाकत के बाइस। सुकूत ढाका के बाद फातिमा हसन जब कराची आईं तो पहले पहल जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई मैं भी उनमें था। फातिमा बंगाल से आर्ट और ख़ूबसूरती की जो लहरें लाई थीं वो उनके पहले शेरी मजमूए की सूरत में ज़ाहिर हुईं। इनमें हल्की हल्की गनायत और रुमानवियत की लहरें इस तरह नज़र आती हैं जैसे ब्रह्मपुत्र के पानी में लड़कियों के चेहरे नज़र आते हैं। ये शायरी ज़ाहिर है मोहब्बत के रुमानवी तजुर्बे के बग़ैर नहीं पैदा हो सकती, लेकिन इस रुमानवी मोहब्बत का अंदाज़ा तो आपको भी फातिमा हसन की शायरी से इसी तरह हो सकता है जैसे मुझे हुआ है। अपने पहले शेरी मजमूए में फातिमा हसन ने लिखा था कि फ़ासले सिर्फ़ आँखें हैं या होंठ। ये अजीब बात फातिमा ने लिखी है क्योंकि क़ुर्बत का बायस भी आँखें होती हैं या होंठ। हमारी आँखें ही हमें अपने महबूब से मिलाती हैं और हमारे होंठ ही हमारे जज्बात का इजहार करते हैं। कहीं कहीं तो फातिमा हसन के यहाँ ऐसी नज़में और ऐसे शेर आ जाते हैं कि बाज़ औक़ात नासिर काज़मी के शेर याद आने लगते हैं। मीर साहब के यहाँ होंठ खूबसूरती की अलामत हैं। फातिमा हसन के यहाँ यही होंठ मोहब्बत के इजहार की अलामत है। नौजवान और नाम पुख्ता मोहब्बत के लिए होंठ मोहब्बत का इजहार ही हो सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि फातिमा हसन ने कभी गालिब या फ्राइड की जिनसी मोहब्बत के आईने में होठों को नहीं देखा। होठ ही नहीं आंखें भी फातिमा हसन की शायरी में हर जगह जीती जागती नज़र आती हैं। आंखें इसके वजूद और इसकी मोहब्बत की अलामत बन गई हैं चूँकि इसकी शायरी में मोहब्बत ही इसका वजूद है। चुनांचे उसने बहते हुए फूल में लिखा था, एक ख़त ऐसा लिखूं जिसको पढ़ते हुए ज़िंदगी बीत जाए। सोचती हूँ कि मैं अपनी आँखें उसे किस तरह भेज दूँ। अब देखिए आँखों और रोशनी का कितना गहरा ताल्लुक़ है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि फातिमा हसन ने खूबसूरत कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन ये कहानियाँ वो अपने आप को सुनाती रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी उन्होंने अपनी एक नज़्म में भी लिखी है। इस कहानी में रोशनी के ताल्लुक़ से फातिमा हसन ने अंधेरे की तरफ बड़े शायराना अंदाज में इशारा किया है। देखिए इस नज़्म में वो हकीकत पसंदी का अंदाज़ नहीं है जो हमें अपने अहद की कहानियों में मिलता है, बल्कि इसमें वो ईमाइयत है जो शायराना दुनिया की तरफ ले जाती है। तज़ादात का एहसास इंसान के फ़लसफ़ियाना एहसास का भी हिस्सा है और शायराना एहसास का भी। मसलन आपने सुना होगा कि अफलातून दो मुतज़ाद हकीकतों में यकीन रखता था, एक हवास की दुनिया और एक अक्ल की दुनिया जिसे ख़याल या अयान की दुनिया कहा जाता है। वो हवास की दुनिया को तग़य्युर और तब्दीली की आमजगाह समझता था और ख़याल की दुनिया को जवाबदी और दायम है, इसमें कभी तब्दीली नहीं होती। दरअसल ये दो ख़यालात का संगम था। एक तो हेराक्लिटस का ख़याल कि दुनिया में हर लम्हा तब्दीली हो रही है और दूसरे पैरामेंडीज़ का ख़याल कि दुनिया अज़ली व अबदी है, इसमें तब्दीली नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक सुकूत पजीर दुनिया है। अफलातून के यहाँ ये अफ़कार बल्कि मुतज़ाद अफ़कार मिल गए हैं और यही उसकी बुनियादी बसीरत है जिसका इज़हार उसने अपनी गार की तशबीह में किया है, जिसमें मज़ाहिर हकीकत का सिलसिला दिखाया गया है। तज़ादात का ये एहसास सुक़रात की जदलियात से हेगल की जदलियात तक मिलेगा। शायरी में तो आप जानते ही हैं कि कायनात और ज़िंदगी का तज़ाद बल्कि हकीकत के मुतज़ाद रूप अलामतों, तशबीहों और इस्तारों में नज़र आते हैं। मसलन यही रोशनी और अंधेरे का तज़ाद जो आपने फातिमा हसन की शायरी में देखा है। क्या कहूँ इससे कि जो बात समझता ही नहीं वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। तज़ाद का यही एहसास जो इसकी गज़लों का बुनियादी तारोपोद है, इसकी नज़मों का मौजू भी है। मसलन ये नज़्म
رات یہ میں نے خواب میں دیکھا، تم تنہا ہو سارا دن، میں بھیڑ میں تھی اور رہی اکیلی۔ آنکھوں کا ایک اور روپ مجھے اس کی شاعری میں نظر آیا ہے۔ یہی آنکھیں اس کا وجود بھی ہیں اور یہی آنکھیں اس کے وجود کی نگراں بھی۔ اس کے وجود کی محافظ آنکھیں محبت کرنے والے کی آنکھیں محبوب کی قید بھی بن جاتی ہیں۔ فاطمہ کی شاعری میں محبت کی انگنت کیفیتیں ملیں گی۔ اس کے یہاں آپ کو محبت کی فضاؤں میں اڑتا ہوا ویژن اور محبت برے خیالات کو اسیر کرتی ہوئی شاعری ملے گی۔ پھر بازی جیتنے اور ہارنے کی باتیں بھی آپ کو فاطمہ کی شاعری میں سنائی دیں گی۔ بودلیئر نے تو یہ کہا ہے کہ زندگی میں بس ایک ہی دلکشی ہے، اور وہ یہ کہ زندگی بھی ایک جوا ہے۔ یعنی زندگی کی دلکشی ایک جوے کی دلکشی ہے، لیکن یہ دلکشی اسی وقت تک ہے جب تک ہم اس کے جیتنے اور ہارنے سے بے نیاز ہوں۔ فاطمہ کی شاعری میں تضادات کا انکشاف ہے جو خوبصورت علامتوں اور استعاروں میں ہوا ہے۔ گہری ہوتی شام، لان کی خالی کرسیاں اور ادھوری لڑکیاں۔ ادھوری لڑکیاں اور خالی کرسیاں ایسے امیج ہیں جو سقیم جلدوں پر بھاری ہیں۔ ایسی ہی شاعری سے ظاہر ہوتا ہے کہ امیجز میں معنی اتنے رچے بسے ہوتے ہیں جتنے درخت کے تازہ پھلوں میں رس، اور سچی فکر بھی اتنی ہی شاعرانہ ہوتی ہے جتنی خود شاعری۔ ہائیڈگر غلط نہیں کہتا ہے کہ شاعری ہے جو ہستی اور وجود کو آشکار کرتی ہے۔ ہر نسل شاعری میں اپنے وجود کے احساس کو اپنے لہجے اور اپنی علامتوں میں ظاہر کرتی ہے۔ شاعری میں نہ صرف یہ کہ ہر نسل کا احساس ظاہر ہوتا ہے، بلکہ ہر شاعر کا اپنا منفرد احساس اس کی شاعری میں بولتا ہے۔ فاطمہ حسن بالکل مختلف مزاج کی شاعرہ ہے۔ اس کے یہاں وہ کرافٹ نظر نہیں آتا جو آخر کار اچھے سے اچھے شاعر کو لے ڈوبتا ہے۔ کرافٹ دراصل ایسی شاعری میں ہوتا ہے جس میں مقدس یا غیر مقدس قسم کی دیوانگی نہیں ہوتی۔ کرافٹ کی شاعری میں شخصیت سے فرار تو ہوتا ہے، جذبات کی تہذیب نہیں ہوتی، بلکہ جذبات ہی نہیں ہوتے، صرف دماغ ہوتا ہے، اور وہ بھی کسی چراغ یا خورشید کی طرح جلتا ہوا دماغ نہیں جس سے شعاعیں پھوٹ رہی ہوں، بلکہ بجھا ہوا چراغ جو عروج کے طاق پر رکھا ہو۔ فاطمہ کا دل روشن ہے اور اس کے دل کی یہی روشنی اس کے کلام سے پھوٹتی ہے۔ اس کے یہاں ہونٹ محبت کے اظہار کی علامت ہیں، بوسوں کی علامت نہیں۔ حالانکہ ہماری اردو شاعری میں یہ علامت بہت استعمال ہوئی ہے، اور فرائڈ بھی اسے جنسی لذت کا علاقہ قرار دیتا ہے۔ میں آپ کو فاطمہ کی شاعری کی کسی ایک تعبیر میں بند کرنا نہیں چاہتا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ فاطمہ حسن کی شاعری کے بارے میں میرا کیا تاثر ہے، تو میں کہوں گا کپاس کا ایک پھول جس میں آگ روشن ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔